Hello everyone, welcome to Economics by Avishwa and Arpita. So in this lecture series of growth and development जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे that is unbalanced growth strategy. ये जो unbalanced growth strategy है this was given by Hirschman. ये कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी किसने दिया है. सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम. नाउ वील प्रोसीड कि व्हाट इज अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट जो है शुड बी मेड इन सिलेक्टेड सेक्टर. इन्वेस्टमेंट हर जगह नहीं होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली नहीं होनी चाहिए. जैसे हमने बैलेंस्ड ग्रोथ में पढ़ा था, उन्होंने बोला था इन्वेस्टमेंट सारी जगह होनी चाहिए. यहाँ पे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है इट शुड बी मेड इन सिलेक्टेड सेक्टर्स. कुछ सेक्टर्स में होनी चाहिए रैदर देन साइमल्टेनियसली. नहीं, जैसे वहाँ पे बोला था कि साइमल्टेनियसली हर सेक्टर में होनी चाहिए जो हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी है. बट यहाँ पे बोला है कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर में होनी चाहिए रैदर देन साइमल्टेनियसली in all the sectors of the economy. So this is because अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि सारी जगह साइमल्टेनियसली हर जगह इन्वेस्टमेंट करी जाए. तो रिसोर्सेज ना इनफ होने की बजाय बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली करने की बजाय कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में होनी चाहिए. देयरफॉर जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यू सिलेक्टेड सेक्टर्स में होनी चाहिए, इंडस्ट्री में होनी चाहिए फॉर कि रैपिड डेवलपमेंट हो. ये नहीं कि कहीं भी कर दो. रैपिड कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर कर फिर होना चाहिए सो दैट रैपिड डेवलपमेंट हो. इकोनॉमी जो कि अराइज कर रही है दे कैन फ्रॉम देम उससे यूटिलाइज कर सकें रिसोर्सेज को अच्छे से एंड एफिशिएंटली और फिर रैपिड डेवलपमेंट हो. ऐसे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिकॉज इकोनॉमीज जो हैं वो ग्रेजुअली तभी मूव कर पाएंगी अनबैलेंस ग्रोथ टू बैलेंस ग्रोथ. अनबैलेंस ग्रोथ से तभी बैलेंस ग्रोथ पे पहुंच पाएंगी. सो हिर्शमैन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है इज कहाँ पे होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिकली सिलेक्टेड सेक्टर्स के ऊपर होनी चाहिए. दिस यू कैन राइट कि दिस शुड बी डन स्ट्रैटेजिकली होनी चाहिए. दिस यू कैन राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट द आंसर्स इन IAS इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. राइट दीज टर्म्स दैट इन्वेस्टमेंट का होनी चाहिए इन स्ट्रैटेजिकली सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर होनी चाहिए. कहाँ होनी चाहिए, सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. अगर अच्छे से हम स्ट्रैटेजिकली सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर करेंगे तो उससे क्या होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी. ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो डेवलपमेंट भी तो होगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी. जो हिर्शमैन है उन्होंने इनफैक्ट कंसिडर किया कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, इज अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. ये पॉइंट ज़रूर लिखना कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है इट इज़ बेसिकली अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. डेवलपमेंट रातों रात नहीं हो जाती, कई सारे डिसइक्विलिब्रियम की चेन होती है जिससे एक ये जो इक्विलिब्रियम है वो पहुंच पाता है. सो इट इज़ अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम जिसकी वजह से दैट मस्ट कीप अलाइव. ये जो चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है अलाइव होना चाहिए रादर देन बी एलिमिनेटेड. तभी हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे. सो इकोनॉमी इज़ टू कीप मूविंग अहेड, उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए. दैन द टास्क ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो मेंटेन हो पाएगी. डिसप्रपोर्शन और डिसइक्विलिब्रियम जो हैं उनको हम टैकल कर पाएंगे. सो जो डेवलपमेंट है टेक प्लेस ओनली बाय अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी. डेवलपमेंट कब आती है, जब डेवलपमेंट जो है वो कब टेक प्लेस होती है, बाय अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी. कई बार अनबैलेंस भी करना पड़ता है. सो इट इज़ अचीव्ड बाय अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी.
ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है? जब इन्वेस्टमेंट हो ईदर इन सोशल ओवरहेड कैपिटल, या तो सोशल ओवरहेड कैपिटल में हो, या इन्वेस्टमेंट हो इन डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, indirectly productive activity. You can write this full forms as well कि this is social overhead capital में हो इन्वेस्टमेंट, या डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर। क्या लिखना है? डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। So that is important. This also you can write. So social overhead capital जो है that is basically ये जो है ये create करता है external economies। क्या create करता है? It basically creates external economies. This you can write as well that it creates external economies को क्रिएट करता है, वाइल जो हमारा डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो जो है वो अप्रोप्रिएट करता है। ये क्रिएट करता है और ये क्या करता है? अप्रोप्रिएट करता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज को। सो अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है, यू हैव टू वॉच माई सीरीज़ जो कि मैंने माइक्रो की भी बनाई है। टर्म मैंने कई बार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ करी है। सो जो हमारा सोशल ओवरहेड कैपिटल है, सो सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो कंप्राइज होता है ऑफ बोथ बेसिक सर्विस विच विदाउट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी। मतलब वो बेसिकली ये बताता है कि इसके अंदर ये बेसिकली कंप्राइज होता है ऑफ बोथ बेसिक सर्विसेज विदाउट विच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ फंक्शन ही नहीं हो सकती। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन एज वेल कि इट कॉम्प्रोमाइज, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है? इट कॉम्प्रोमाइजेज बोथ। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज विदाउट विच, जिसके बगैर, विदाउट विच हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है वो काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। सो इसके बगैर हमारी कुछ भी, दे के नॉट वर्क। इन बेसिक सर्विसेज के बगैर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी चल ही नहीं सकती। सो जो हमारा सोशल ओवरहेड कैपिटल है इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट जो कि पब्लिक यूटिलिटीज़ में होती है। सो इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन हमारी पब्लिक यूटिलिटीज़ के अंदर जो होती है। सो ये इंक्लूड होती है जैसे लाइक हमारी क्या हो गई, पावर के बगैर कुछ चलेगा? हमारी सेकेंडरी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो चल नहीं सकती बिजली के बगैर। ट्रांसपोर्टेशन, जो माल बना हुआ है एग्रीकल्चर में उतरा है, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन वो इंडस्ट्री नहीं पहुंच पाएगा। जो इंडस्ट्री के प्रोसेस मटेरियल है वो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन किसी भी अर्बन एरिया में नहीं आ पाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इरीगेशन, इरीगेशन जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इन सब पब्लिक यूटिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट, यूटिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो इंकरेज करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है इससे क्या होती है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंकरेज होती है इन डीपी एज वेल। डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है बिकॉज ऑफ द सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सोशल ओवरहेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग प्राइजेज ऑफ द इनपुट। इन सर्विसेज की वजह से ही जो प्राइजेज हैं
ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल वो रिड्यूस हो पाते हैं। दस जो हमारे सोशल ओवरहेड कैपिटल हैं वो जो है बेसिकली अप्रोच है टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों की वजह से ही इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो अनबैलेंस है इकोनॉमी के अंदर वो बैलेंस हो सके। सो सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो जो अप्रोच है वो अप्रोच है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे देयर इज़ जो अनबैलेंस है इकोनॉमी में वो हट सके, सो दैट सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट हो हमारी डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर भी, जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो स्टिमुलेट हो सके। सो जो हमारी डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो क्रिएट करती है इम्बैलेंस, पर गवर्नमेंट माइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करती ही है डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर। सो अगर डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट जो है वो अंडरटेक करी जाती है फर्स्ट, देन शॉर्टेज किसकी हो जाती है? सोशल ओवरहेड कैपिटल की फैसिलिटीज़ के अंदर इज़ लाइकली टू इंक्रीज, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ शॉर्टेज होगी तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा? कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट प्रेशर हो जाएगा टू स्टिमुलेट सोशल ओवरहेड कैपिटल को। सो इन्वेस्टमेंट सीक्वेंस जो है वो जनरेट करा जाता है बाय प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। ये जो है वो कैसे जनरेट किया जाता है? बाय प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से किया जाता है एंड पॉलिटिकल प्रेशर से किया जाता है। यू कैन राइट दिस एज वेल कि एक इन्वेस्टमेंट का सीक्वेंस किससे बनता है? बाय प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड पॉलिटिकल प्रेशर से बनता है। सो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन जो है वो जनरेट करता है एक सीक्वेंस फ्रॉम सोशल ओवरहेड कैपिटल टू डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एंड जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो जनरेट करता है सीक्वेंस। ये जो हमारा प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन है इससे सीक्वेंस क्या बनता है? फ्रॉम सोशल ओवरहेड टू डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और यही पॉलिटिकल प्रेशर से क्या होता है? पॉलिटिकल प्रेशर से हमारा सीक्वेंस बनता है फ्रॉम डीपीए टू सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है। सो जो पाथ है डेवलपमेंट का कुड बी वाया एक्सेस सोशल ओवरहेड कैपिटल और इट कुड बी थ्रू शॉर्टेज ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है। सो ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस विल सी कि ये जो है हमारा सोशल ओवरहेड कैपिटल है, ये डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, एंड इन द केस ऑफ बैलेंस ग्रोथ जो इकोनॉमी है वो मूव करेगी अलोंग द 45 डिग्री लाइन। सो इकोनॉमी जब ऐसा मूव करे मतलब बैलेंस ग्रोथ पाथ है। सो यहाँ पे क्या होता है? डीपीए जो है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल के बराबर होता है, बैलेंस ग्रोथ होता है 45 डिग्री पे। सो सोशल ओवरहेड कैपिटल और डीपीए दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बोथ इंक्रीज करते हैं साइमल्टेनियसली। बट इन द केस ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ देयर कुड बी शॉर्टेज हो सकती है सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर भी, और इट कुड बी एक्सेस ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। सो देयर कैन बी शॉर्टेज एज वेल एज एक्सेस। सो अगर पॉइंट कुछ ऐसा है तो बैलेंस्ड है, अगर यहाँ पर कुछ है सो इन दैट केस क्या है? इफ दिस इज बी दिस इज डी, तो यहाँ पर देयर विल बी मूवमेंट अलोंग दिस पाथ सो टू रीच पॉइंट ई, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सोशल ओवरहेड डी पॉइंट पे क्या है? सोशल ओवरहेड कैपिटल ज़्यादा है और डीपीए है कम, सो अपवर्ड मूवमेंट होगी। और अगर कुछ ऐसा पॉइंट है दैट अ पर्सन इज एट पॉइंट सी,
तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब अगर पॉइंट ए पे है कोई तो मूवमेंट ऐसा होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट सी पे चले गए, बट यहाँ पे क्या है, डीपीए ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, और एसओसी है कम, तो मूवमेंट जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, सो टू पॉइंट रीच ए। ठीक है, हिशमिन ने जो है बहुत इम्पोर्टेंट कुछ दो इम्पोर्टेंट अजम्पशन लिए। फर्स्ट इज़ की सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है कैन नॉट एक्सपैंड साइमल्टेनियसली, ये इकट्ठे एक्सपैंड नहीं हो सकता। सेकंड इज़ कि जो सीक्वेंस है एक्सपेंशन का शुड बी अडॉप्टेड, वो ऐसा अडॉप्ट होना चाहिए जिससे मैक्सिमाइज हो सके आउटपुट ऑफ इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग। ये दिस ऑल्सो यू कैन राइट कि जो सीक्वेंस है, दैट द सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंशन शुड बी, वो कैसा होना चाहिए, शुड बी अडॉप्टेड, वो इस तरह अडॉप्ट करा होना चाहिए विच मैक्सिमाइजेज, जिससे मैक्सिमाइजेशन किसकी हो, विच मैक्सिमाइजेज आउटकम ऑफ इंड्यूस्ड, which maximizes outcome of induced decision making। ठीक है, that is important। हिशमैन ने दो assumption ली कि डीपीए और हमारा सोशल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कैन नॉट एक्सपैंड टुगेदर, ये कभी साथ में नहीं हो सकता। एंड जो सीक्वेंस है, जो एक्सपेंशन का सीक्वेंस है, वो किस तरह अडॉप्ट होना चाहिए जिससे आउटकम जो है ऑफ इंड्यूस डिसीजन मेकिंग मैक्सिमाइज हो सके। सो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर हमने देखा था वो बेसिकली हाईलाइट करता था लिंकेज बिटवीन अलग अलग सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड थ्रू लिंकेज उससे अचीव होती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउएवर अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर जो स्ट्रैटेजी है उसको क्रिटिसाइज किया गया ऑन कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। फर्स्ट इज़ कि ये जो है ये पे करती है, कोई अटेंशन पे नहीं करती ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। सो इसको क्रिटिसाइज किया गया। फर्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग कि ये जो है बताया गया कि इट डज नॉट पे अटेंशन टू कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के ऊपर कोई भी चीज़ मतलब अटेंशन नहीं दी जाती, उसकी डायरेक्शन क्या है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, एंड द टाइमिंग क्या होगी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। सेकंड इज़ कि अनबैलेंस ग्रोथ जो है वो जनरेट करती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या करती है, ग्रोथ बेसिकली जनरेट करती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करती है, जनरेट करती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स के अंदर शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ पे एक सेकेंड लिमिटेशन से इज दिस। थर्ड लिमिटेशन जो है वो ये बोलती है कि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो पे नहीं करती अटेंशन ऑन द बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती। दैट इज़ ऑल्सो देयर कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती। दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोटिंग ग्रोथ, फोकस करना ऑन मोर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बट डिस्पाइट इन जो जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, डिस्पाइट दीज अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी बहुत कॉमनली यूज स्ट्रैटेजी होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन इकोनॉमी को ही देख लीजिए। सो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो प्लान ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वॉज अनबैलेंस, जो हमारी प्लान ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी होती है दैट इज़ अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, बिकॉज यहाँ पे जो है वो हमने अडॉप्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो कि हमने महान लोबेस के अंदर किया था कि
हैवी इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन होनी चाहिए. दैट वाज द डिसीजन बेस्ड ऑन अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी. सो जो हमारा महान लोबिस मॉडल है, महान लोबिस मॉडल जो है वो भी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. सिमिलैरिटी जो है, व्हाट इज दैट, कि सिमिलैरिटी जो है वो हमारी, दैट बेसिकली इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. फर्स्ट इज़ कि दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो बिलीव किया जाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम बेस्ड ऑन द मार्केट मैकेनिज्म, जिसके अंदर दे ऑपरेट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो एम्प्लॉय ऑपरेशंस ऑफ स्टेट प्लानिंग. सेकंड जो है दैट टॉक्स अबाउट, जो सिमिलैरिटी की बात कर रही हूँ मैं, सो दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो इग्नोर कर देती हैं रोल ऑफ सप्लाई लिमिटेशन, की सप्लाई की भी कुछ लिमिटेशन होती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है इवन इन अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी. थर्ड इज दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो अज्यूम करती है इंटरडिपेंडेंसी को अज्यूम कर देती है, बट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज की. आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेरोडोमर पढ़ेंगे. सो प्लीज़ वो आप देखना. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग. स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.